देखिए, तो आज की वीडियो हम बात करेंगे हम 44 सेक्शन एडी के बारे में। सेक्शन 44 एडी के बारे में, जो इनकम टैक्स एक्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है और काफ़ी लोग इसके बारे में हमसे क्वेरीज पूछते हैं हमारे चैट के ऊपर। तो इसलिए हमने सोचा एक वीडियो बना देते हैं हम इस चीज़ के ऊपर कि भाई 44 एडी सेक्शन एक्चुअली में है क्या, आपको ये ऑप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एंड सेकेंडली, इसके अंदर ऑडिट कैसे होगा अगर आप ऑडिट के अंदर जाएंगे तो, और उसकी क्या ड्रॉबैक्स हैं और उसके चीज़ के अंदर क्या क्या आपको चीज़ ध्यान रखनी है, उसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहले 44 एडी के बारे में। इसमें मैं आपको टेक्निकली मतलब लाइन टू लाइन कुछ नहीं बताने वाला हूँ, मेनली जो मेन मेन पॉइंट्स है वो हम इसमें कवर कर लेंगे। तो 44 एडी सबसे पहले एक प्रोविजन है जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की बात करता है, जिसमें ये कहा गया है कि जो लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर सकते वो क्या करेंगे, अपने टर्नओवर का सीधा मिनिमम 8% या 6% और एक्चुअल प्रॉफिट जो उनको लग रहा है कि उन्होंने कमाया उस साल में, विच एवर इज़ हायर, वो उसको ऑफर कर देंगे इनकम टैक्स वालों को कि भाई ये हमारी इनकम है, इसके ऊपर हम टैक्स पे करने वाले हैं। सो इसमें 6% और 8% क्या, पहले वो देख लेते हैं। 6% उन लोगों के लिए सर जो लोग बोल रहे हैं कि हमारा सारा जो इनकम है वो ऑनलाइन आता है, मतलब डिजिटल पेमेंट के थ्रू आता है, हम लोग कैश में नहीं लेते कुछ भी पेमेंट, उन लोग के लिए 6% है। करेक्ट। और जो लोग कहते हैं कि नहीं हमारा तो मिक्स है भाई, कई कई लोग कैश में दे जाते हैं, कई लोग ऑनलाइन दे जाते हैं, तो उस केस में उन लोग के लिए 8% है। मेजॉरिटी लोग इसमें 8% ही देखते हैं, क्योंकि उतना स्ट्रिक्ट कोई नहीं चाहता कि वो 6% में ही जाए, अनलेस एंड अनटिल आपका प्योर बिजनेस अमेजोन और फ्लिपकार्ट से होता है या फिर ऐसे कोई ऑनलाइन वेबसाइट्स या पोर्टल्स के थ्रू होता है, तो उस केस में जनरली लोग 6% में जाते हैं। एंड सेकंड जो कंडीशन इसके अंदर है वो ये है कि अगर आपका एक्चुअल प्रॉफिट इन दोनों से हायर है तो आप उसको डिक्लेयर करके अपनी इनकम वैसे बता सकते हैं। तो इसके ऊपर भी हम अलग से वीडियो बनाएंगे कि क्यों लोगों को एक्चुअल प्रॉफिट बताना चाहिए, क्योंकि कई लोगों को ये कन्फ्यूजन है और वो लोग यही देखते हैं कि भाई हम तो 8% या 6% प्रॉफिट दिखा के फ्री हो जाएंगे, हम क्यों ज़्यादा प्रॉफिट दिखाए और ज़्यादा टैक्स पे करें, जब हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स ही मेंटेन नहीं हो रहा तो कौन हमको पकड़ सकता है। तो उसके ऊपर भी हम एक अलग टॉपिक बताएंगे और देखेंगे उसके अंदर भी क्या व्यू पॉइंट्स हैं, हालांकि डिबेटेबल है बट हम वो व्यू पॉइंट्स भी देखेंगे। अब मेनली बात आ जाती है ऑडिट के ऊपर 44 AD 4 के ऊपर और 44 AD 5 के ऊपर। करेक्ट। अब इसमें हम देखते हैं कि भाई 44 AD 4 जो 5 साल की ऑडिट की बात करता है वो कब लगता है और उसके ड्रॉबैक्स और हमको क्या ध्यान में रखना है अगर कोई ऑप्ट कर रहा है तो। नंबर 1, वेर एन एलिजिबल एसएससी डिक्लेयर्स प्रॉफिट फॉर एनी असेसमेंट ईयर in accordance with the provisions of this section, and he declares for any of the 5 assessment years relevant to the previous year succeeding such previous year, not in accordance with the provisions of subsection 1, he shall not be eligible to claim the benefit of the provisions of this section for 5 assessment years subsequent to the assessment year relevant to the previous year in which the profit has not been declared in accordance with the provisions of subsection 1। बराबर। अब इसमें बात ये की गई है कि अगर, पहले तो थोड़ा कंफ्यूजिंग लैंग्वेज था, मैं समझ रहा हूँ आपकी बातें, बट इसमें ये कहा गया है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर एक पर्सन है जो 44 AD का बेनिफिट लिया है उसने किसी एक साल में, और जिस साल में पहली बार वो बेनिफिट लिया उसके बाद किसी भी 5 साल में वो इस प्रोविज़न को फुलफ़िल नहीं करता, मतलब 8% से कम प्रॉफिट दिखा रहा है, तो उस केस में 8% और 6% विच एवर इज एप्लीकेबल ऑन इन योर केस, तो उस केस में वो नेक्स्ट 5 ईयर्स तक, मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल अभी 19-20 चल रहा है, आपने 18-19 में 44 AD के हिसाब से अपना रिटर्न फाइल किया था ITR 4। अब आप 19-20 फाइनेंशियल ईयर का जब रिटर्न भर रहे हैं आपको दिखता है कि आपका प्रॉफिट 8% से नीचे चला गया, तो आप बोलते हैं ठीक है मैं अब 44 AD का बेनिफिट नहीं लूँगा, मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट करवाऊँगा। तो उस केस में आप क्या करते हैं कि भाई ये आपने अपने आप को अप्लाई करवा लिया, क्योंकि लास्ट ईयर आपने 44 AD ऑप्ट किया था और इस साल आप बोल रहे हो कि मेरा प्रॉफिट कम है, तो उस केस में आप इस प्रोविज़न को इन्वोक कर रहे हो और अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट करा रहे हो, जिसका मतलब ये होगा कि अब अगले 5 सालों तक आप 44 AD का बेनिफिट नहीं ले सकते। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि मान लीजिए आप अगले साल आके बोलते हैं कि अब मेरा
8% से ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है, लेट से फाइनेंशियल ईयर 2021 में ही आपका 8% से ऊपर प्रॉफिट आ गया, क्योंकि 1920 में मान लेते हैं कि भाई कुछ रिसेशन हो गया, कुछ और हो गया, तो उस केस में क्या होगा, आप बोलते हैं कि भाई अब तो मेरा 8% से ऊपर आ गया, मैं प्रिजम्पटिव का बेनिफिट लेना चाहता हूँ, तो अब आप वो 5 साल तक बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। करेक्ट। क्यों? क्योंकि फिफ्थ पॉइंट हम देखते हैं, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द फोरगोइंग प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन, an eligible SSE to whom the provisions of subsection 4 are applicable and whose total income exceeds the maximum amount which is not chargeable to tax shall be required to keep and maintain such books of accounts and other documents as required under subsection 2 of section 44AA and get them audited and furnish a report of such audit as required under section 44AB। मतलब कि भाई जिसको 44 AD 4 एप्लीकेबल हो रहा है, ठीक है, उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है 44AA के हिसाब से, और उसको अकाउंट को ऑडिट कराना है 44AB के अंदर, ठीक है। तो उसको 44AA 2 के हिसाब से अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है, बट इसमें एक और कंडीशन है कि उसकी जो टोटल इनकम है वो अबाउ मैक्सिमम इनकम चार्जेबल टू टैक्स, मैक्सिमम अमाउंट विच इज़ नॉट चार्जेबल टू टैक्स उसके ऊपर है, मतलब 2.5 लाख से ऊपर उसकी इनकम है इंडिविजुअल्स के केस में, HUFs के केस में। बट पार्टनरशिप के केस में क्योंकि ऐसी कोई लिमिट है नहीं, तो अगर आपकी कुछ भी इनकम आ जाती ऊपर, तो उस केस में आपको अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। करेक्ट। तो यही बात थी मेनली 44AD के ऑडिट के बारे में, जो कई लोगों को कन्फ्यूजन है कि भाई कब लगेगा, कैसे लगेगा, और हमको 44AD लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो मेरा ओपिनियन ये है कि 44AD में आप रिटर्न तभी भरें जब आपको लग रहा है कि आप कंसिस्टेंटली 8% से ऊपर अपना प्रॉफिट रख पाएंगे, और अगर आपको कहीं भी ऐसा लगता है कि हम नहीं रख पाएंगे, तो बेटर ये है आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करें, नॉर्मल ITR फाइल करें और 44AD का बेनिफिट लेने ना जाए। क्योंकि अगर आप गलती से आपको बेनिफिट लेने गए और फिर आपका नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट कम हो गया 8% से, तो आपको अगले 5 साल तक अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट करानी पड़ सकती है। तो बेटर यही रहेगा कि अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में कभी आपका प्रॉफिट डाउन जाने वाला है, तो अभी से ही 44AD कभी ऑप्ट ही ना करें, नॉर्मल अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करें, ITR फाइल करें। क्योंकि इसके अंदर प्रोविज़न ये है कि अगर आप मान लीजिए आपने कभी 44AD, ये हमारा खाली एक पर्सनल ओपिनियन है, इसको आप लॉ ना माने, आप खुद भी अपना रीड करें, इंटरप्रिटेशन निकालें और फिर उसके बेस पे डिसीजन लें। क्योंकि हमारा इंटरप्रिटेशन ये है कि लेट से आप का पहला साल है, चलिए मान लीजिए बिजनेस में आपने 8% से कम का प्रॉफिट अर्न किया, तो क्या आपको अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट करवाना पड़ेगा? आप कमेंट कर सकते हैं अपने व्यूज़, फिर हम अपने व्यूज़ आपको बताएंगे। तो आज तक लोग ये समझते थे कि हाँ भाई आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कराना पड़ेगा क्योंकि 44AD मैंडेटरी है, बट अब हमारा ओपिनियन ये है 44AD 4 पढ़ने के बाद कि 44AD 4 मतलब 44AD की ऑडिट तभी करानी पड़ेगी जब आपने पिछले किसी साल में 44AD का बेनिफिट लिया हो और फ्यूचर में किसी साल में उसका बेनिफिट आप लेट गो करना चाहते हैं, यानी मतलब आप उसका बेनिफिट नहीं ले रहे क्योंकि आपका प्रॉफिट 8% से कम है। तो अगर आप उस प्रोविज़न को ऑप्ट नहीं कर रहे तो उस केस में आपको 44AD का ऑडिट कराना पड़ेगा। बट अगर आपने कभी उसका बेनिफिट लिया ही नहीं है आज तक और आपका 8% से कम प्रॉफिट आ रहा है, फिर भी आप नॉर्मली ITR भर के बिना ऑडिट के अपना रिटर्न भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा ओपिनियन है। सो इस वीडियो में यही था। आपका कुछ और ओपिनियन हो, कुछ और क्वेरीज हो, नीचे कमेंट कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। सो बस यही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ऐसे कुछ और वीडियोज़ के लिए। एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।